हेलो फ्रेंड्स, रेस क्लासेस के कंप्यूटर अवेयरनेस के इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क। जब कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो पहला प्रश्न जो हमारे मन में आता है वो है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। देखिए, हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में नेटवर्क की बात करते हैं, जैसे फ्रेंड नेटवर्क, फैमिली नेटवर्क, बिजनेस नेटवर्क एक्सेट्रा। ये नेटवर्क क्या होता है? देखिए, नेटवर्क में क्या होता है कि हम लोग किसी न किसी माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। जैसे अगर फ्रेंड नेटवर्क की बात करते हैं तो कुछ लोग आपस में जुड़े होते हैं फ्रेंडशिप के द्वारा। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि अगर एक फ्रेंड को कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि दूसरे फ्रेंड के पास है, तो वो उस रिक्वायरमेंट को दूसरे फ्रेंड से फुलफिल कर सकता है, रिक्वेस्ट करके ले सकता है। और अगर दूसरे फ्रेंड को कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है जो कि आपके पास है, तो वो आपके से वो रिक्वेस्ट करके ले सकता है। जैसे आपको घूमने जाना है और आपको बाइक का रिक्वायरमेंट है जो कि आपके फ्रेंड के पास है, तो आप क्या बोलेंगे अपने फ्रेंड को कि देखिए, तुम्हारा बाइक फ्री है, अगर फ्री है तो मुझे दे दो, हम यूज कर लेंगे। ठीक है, ये होता है। अगर आपने दिया, आपने मांगा और उसने दिया, तो ये क्या है? शेयरिंग है। उसके उसकी चीज को वो अपनी चीज को शेयर कर रहा है आपके साथ। ये एक फायदा है नेटवर्क का। जब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है? कंप्यूटर भी आपस में जुड़ा होगा कुछ किसी ना किसी माध्यम से। तो जो डेफिनेशन हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का देते हैं वो है कि कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स so that they are ready to share their information and all are in autonomous state। मतलब कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जब इस तरह से जुड़े हुए हो, आपस में कनेक्टेड हो कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अपने रिसोर्स को शेयर कर रहा है और सारे कंप्यूटर ऑटोनोमस स्टेट में है, तो उसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में इस डेफिनेशन को जब हम लोग देखते हैं तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कौन कौन सा है? पहला, इंटरकनेक्शन। नंबर 2, रिसोर्स शेयरिंग। नंबर 3, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस। इन तीनों चीजों को समझते हैं। इंटरकनेक्शन मतलब कोई कंप्यूटर के बीच में, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर के बीच में कोई ना कोई माध्यम होगा जिसके थ्रू वो कंप्यूटर आपस में जुड़े होंगे। ये क्या हो सकता है? ये माध्यम या तो वायर हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। वायरलेस हो सकता है। अगर वायर है तो कौन कौन सा वायर हो सकता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। वायरलेस है तो वो कौन सा माध्यम होगा? किसी न किसी माध्यम से, वायर्ड मीडिया या अनवायर्ड मीडिया, किसी न किसी से कंप्यूटर जुड़ा होगा। रिसोर्स शेयरिंग, तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि कंप्यूटर का रिसोर्स होता क्या चीज है। देखिए, एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर सिस्टम वेदर इट इज टैंजेबल और इनटैंजेबल, मतलब कंप्यूटर के साथ में अटैच वो सारा चीज जो फिजिकल हो या इमेजिनरी, जैसे कि सॉफ्ट फाइल्स एंड फोल्डर्स है, वो हो, तो उसको हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। जैसे किसी भी कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ उसका प्रिंटर, उसका हार्ड डिस्क के अंदर फाइल्स एंड फोल्डर्स, उसका सीडी ड्राइव एक्सेट्रा, वो सारे क्या होगा? कंप्यूटर का रिसोर्स होगा। तो कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट हो और रिसोर्स का शेयरिंग करे। और ऑटोनोमस स्टेट, ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस, सबका सेपरेट, सारे कंप्यूटर का सेपरेट एग्जिस्टेंस होगा, अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी होगा। ऐसा नहीं है कि एक कंप्यूटर को ऑन किया तो दूसरा कंप्यूटर ऑन हो गया और दूसरे कंप्यूटर को ऑफ किया तो पहला कंप्यूटर भी ऑफ हो गया। ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। तो किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के होने के लिए ये 3 पॉइंट होना जरूरी है। इंटरकनेक्शन होना चाहिए, रिसोर्स का शेयरिंग होना चाहिए और ऑटोनोमस स्टेट होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट अगर मिस कर रहा है तो वो कुछ और हो जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क कभी भी नहीं होगा। रिसोर्स शेयरिंग का एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग कि रिसोर्स शेयरिंग, हम लोग कैफे जाते हैं,
कैफे में बहुत सारा कंप्यूटर लगा हुआ है, हम लोग किसी भी एक कंप्यूटर में बैठते हैं, अपना काम करते हैं और हम लोगों को प्रिंट लेने का जरूरत होता है। तो हम लोग प्रिंट का जब कमांड देते हैं तो प्रिंटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है और यहां से दूसरे कंप्यूटर से प्रिंट का कमांड देने से भी वो प्रिंटर से प्रिंट निकल जाता है। इसका मतलब क्या है कि पूरे कैफे में एक प्रिंटर लगा हुआ था जिसको सारा कंप्यूटर यूज कर रहा है। दैट मीन्स वो प्रिंटर सारे कंप्यूटर के साथ में शेयर हो रहा है। इसी को हम लोग रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। तो वही चीज यहां पर है, कम्युनिकेशन। दैट मीन्स ये यूज है कि कंप्यूटर का यूज क्या क्या हो सकता है। तो कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं, हम लोग चैट करते हैं, फाइल ट्रांसफर करते हैं, ईमेल करते हैं, वीडियोस देखते हैं, वे आज के डेट में वेबिनार्स हो रहे हैं, वो सारा चीज हम लोग कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। रिसोर्स शेयरिंग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं कि नेटवर्क का टाइप क्या है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। मेनली कंप्यूटर नेटवर्क का तीन प्रकार होता है, लैन, वैन और मैन। लैन जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क, वैन जो है वो लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। लैन क्या होता है? एक ऐसा नेटवर्क जो किसी रूम, किसी घर या किसी बिल्डिंग में हो, या कुछ बिल्डिंगों में कुछ मल्टीपल बिल्डिंग्स को कनेक्ट करके कोई नेटवर्क अगर हम लोग बनाते हैं। अगर डिस्टेंस वाइज बात करें तो 0 टू अप टू 2 किलोमीटर्स के आसपास का जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग लैन में लेते हैं। ये एक छोटा नेटवर्क है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अगर कोई नेटवर्क पूरे शहर में फैला हुआ है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा। अब हम लोग इसको जैसे एग्जांपल में समझे, लैन का एग्जांपल क्या है? नेटवर्क कैफे का लैब, हमारे स्कूल कॉलेज का लैब, या किसी ऑफिस का कंप्यूटर का लैब या नेटवर्क, ये सारा लोकल एरिया नेटवर्क में आएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क जो कि पूरे शहर में फैला हुआ है, जैसे केबल टीवी नेटवर्क है हमारा, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं जिसका कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन लिमिटेशन नहीं है, जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, जैसे इंटरनेट। ये ग्लोबल एरिया नेटवर्क है। अब आते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज पर। देखिए टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी इज अ फिजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क। जब हम लोग कोई कंप्यूटर का नेटवर्क बनाते हैं तो उसका एक लेआउट डिजाइन होता है कि वो नेटवर्क देखने में कैसा होगा और साथ ही साथ उस नेटवर्क में डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होगा। इसको हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। टोपोलॉजी, याद रखिएगा कि टोपोलॉजी सिर्फ लैन में होता है, दूसरे किसी भी नेटवर्क में टोपोलॉजी नहीं होगा। टोपोलॉजी जो है वो सिर्फ लैन में होगा, मैन और वैन में टोपोलॉजी नहीं होगा। टोपोलॉजी के कई प्रकार हैं। जैसे फर्स्ट टाइप जो है वो है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी कैसे होता है? देखिए बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंगल बैकबोन केबल होता है, एक सिंगल बैकबोन केबल होता है और इसी पर नोड्स कनेक्टेड होते हैं। सिंगल बैकबोन केबल है, इसी पर सारे नोड्स कनेक्ट होंगे। ये काफी बेसिक नेटवर्क है, लेकिन इस नेटवर्क में एक दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि अगर इस बैकबोन केबल में कोई फॉल्ट आ जाता है तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। यहां पर दो ट्रांसमिशन का तरीका है जिसको हम लोग को याद रखना है। पहला है CSMA CD,
और दूसरा है CSMA CA। फुल फॉर्म याद रखने का, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्शन विथ कॉलिजन डिटेक्शन। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कॉलिजन डिटेक्शन। और CSMA CA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कॉलिजन अवॉइडेंस। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कॉलिजन अवॉइडेंस। होता क्या है कि सारे नोड इसी बैकबोन केबल के थ्रू ही डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। अब ऐसा है कि C1 को डेटा ट्रांसमिट करना है, तो C1 चेक करेगा कि जो कैरियर है वो फ्री है कि नहीं है। अगर C1 को कैरियर फ्री मिलेगा तो वो डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगा। अब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम T1 में C1 डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है। कैरियर जो है वो C1 को अलॉट है। इसी समय C4 को भी कोई डेटा ट्रांसमिट करना है, तो C4 भी कैरियर को सेंस करेगा और तब इसको कैरियर क्या मिलेगा? बीजी मिलेगा। और जब कैरियर बीजी मिलेगा, क्योंकि कैरियर ऑलरेडी C1 को अलॉट है, तो C4 डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल Tn में कैरियर फ्री है। ध्यान से समझिएगा बात को। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम Tn में कैरियर फ्री है। इस समय C1 भी सेंस करता है कैरियर को और C4 भी सेंस करता है कैरियर को। तो क्या होगा? क्योंकि कैरियर फ्री है तो दोनों को कैरियर फ्री मिल जाएगा, और जब दोनों को कैरियर फ्री मिलेगा तो दोनों C1 और C2 डेटा का ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगा। और जब डेटा का ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगा तो दोनों का डेटा आपस में कोलाइड होगा, कॉलिजन होगा, और इस कॉलिजन का डिटेक्शन होने के बाद ट्रांसमिटिंग नोड्स को सिग्नल जाएगा कि आपका डेटा कोलाइड कर गया है। जैसे ही डेटा कॉलिजन का सिग्नल जाएगा, दोनों नोड ट्रांसमिशन रोक देंगे और फिर से कैरियर को सेंस करेंगे। जो पहले सेंस करेगा उसको कैरियर अलॉट हो जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि किसी एक नोड को कैरियर अलॉट ना हो जाए। इसको हम लोग बोलते हैं CSMA CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कॉलिजन डिटेक्शन। कॉलिजन अवॉइडेंस में क्या होता है कि टोकन देते हैं हम लोग। हर एक नोड को एक टोकन मिलेगा। जिस नोड के पास टोकन होगा वही नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करेगा, दूसरा नहीं करेगा। दूसरा नेटवर्क है, टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी कैसा होता है? एक रिंग के फॉर्म में आएगा। CSMA का दूसरा नाम टोकन बस भी है। C1, C2, C3, C4। रिंग टोपोलॉजी में हर एक नोड का मतलब यहां पर कंप्यूटर से है, हर एक नोड अपने लेफ्ट और राइट वाले नोड से कनेक्ट होगा और डेटा का ट्रांसमिशन एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो C1 को अगर C4 को डेटा देना है तो C2, C3 होते हुए C4 तक पहुंचेगा। यहां पर टोकन रिंग यूज होता है। टोकन रिंग का मतलब है कि हर एक नोड को एक कंट्रोल सिग्नल दिया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, जिसको हम लोग टोकन बोलते हैं। अगर C1 के पास जिसके पास वो टोकन होगा, जिस नोड के पास टोकन होगा, वही नोड केवल डेटा ट्रांसमिट कर पाएगा, दूसरा नोड डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। मान लीजिए टोकन C1 के पास है तो C1 डेटा ट्रांसमिट करेगा। अगर C1 को डेटा ट्रांसमिट नहीं करना है या C1 डेटा ट्रांसमिशन खत्म कर चुका है तो वो टोकन को पास कर देगा अपने अगले नोड को, तो टोकन चला जाएगा C2 के पास। अगर C2 को डेटा ट्रांसमिट करना है तो C2 डेटा ट्रांसमिट करेगा, नहीं तो वो टोकन पास कर देगा C3 को। इस तरह से टोकन एक के बाद एक नोड दूसरे नोड को पास होता जाएगा और डेटा का ट्रांसमिशन होगा। इसमें भी एक दिक्कत है,
अगर इसमें भी मेंटेनेंस का, अगर कोई भी एक नोड में फॉल्ट आ गया या किसी एक केबल में कहीं पर भी फॉल्ट आ गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। अगला टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। सबसे इजी बनाने में और मेंटेन करने में जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी कैसा होता है? स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल कंसंट्रेटिंग डिवाइस होता है जिसको हब या स्विच बोलते हैं, और इसी हब या स्विच से सारे नोड कनेक्ट होते हैं। और डेटा का ट्रांसमिशन इसी सेंट्रल डिवाइस के थ्रू होता है। हर एक नोड इस डिवाइस के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करता है। इसको स्टार टोपोलॉजी इसलिए बोलते हैं कि इसका लेआउट हम लोग इस तरह से ही बना सकते हैं, स्टार के जैसा। ये एक स्टार के जैसा नेटवर्क बन गया। ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव नेटवर्क भी है। अब मेश टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी में क्या होता है? मेश टोपोलॉजी कुछ इस तरह का टोपोलॉजी है। इसका मतलब क्या इस है कि हर एक कंप्यूटर नेटवर्क में रेस्ट सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। इसको बनाने में भी दिक्कत है और मेंटेनेंस में तो दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि इसको हर एक नोड के साथ करना है। और इसका एडवांटेज ये है कि इसका कोई भी पार्ट अगर डाउन हो जाता है तो नेटवर्क को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेटवर्क काम करता रहेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी में, वो है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? हाइब्रिड टोपोलॉजी दो या तीन टोपोलॉजी या सारे टोपोलॉजियों का मिक्स है। जैसे अगर किसी नेटवर्क में हम लोग बस टोपोलॉजी भी बना दिए, को भी कनेक्ट कर दिए, एक टोकन रिंग भी है, कहीं पर मेश टोपोलॉजी भी है। तो एक से ज्यादा, और ये देखिए स्टार आ गया, तो अगर एक से ज्यादा नेटवर्क टोपोलॉजी अगर किसी एक नेटवर्क को डिजाइन करने में यूज हो रहा है तो इसको हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। बस टोपोलॉजी क्या है? तो बस टोपोलॉजी हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ट्री टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी को ही जब हम लोग बड़ा कर देते हैं तो वो ट्री टोपोलॉजी में कन्वर्ट हो जाता है। यहां भी सेम होता है कि एक सिंगल बैकबोन केबल है और इस पर अलग अलग ब्रांचेस निकाल करके नेटवर्क बना हुआ है। ये है ट्री टोपोलॉजी। अब मुझे लगता है कि आप लोगों का टोपोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट है। हम लोग लैन नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो लैन में जब लोग लैन नेटवर्क बनाते हैं तो हर एक कंप्यूटर में एक डिवाइस लगता है
जिसका नाम है इथरनेट कार्ड या एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। इसी नेट आप लोग ध्यान देंगे कि जो लैब में या कैफे में जो नेटवर्क बनाते हैं हम लोग, तो सीपीयू कैबिनेट में अगर हम लोग बड़ा वाला डब्बा सीपीयू कैबिनेट की बात करें या एक लैपटॉप की बात करें, तो आप लोग देखेंगे कि उसमें एक पोर्ट होता है इस तरह का बना हुआ, जिसमें एक केबल आके कनेक्ट किया जाता है। तो ये जो पोर्ट होता है जो जिसमें नेटवर्क का केबल आके कनेक्ट होता है, ये लैन कार्ड, इसको इजी लैंग्वेज में हम लोग लैन कार्ड बोलते हैं। तो लैन कार्ड होता है, लैन कार्ड को ही एनआईसी और इथरनेट कार्ड बोलते हैं। तो इस लैन कार्ड के थ्रू ही नेटवर्क में हम लोग जाते हैं। इस लैन कार्ड पर मैन्युफैक्चरर के द्वारा एक एड्रेस डाला जाता है, जिसको हम लोग मैक एड्रेस या मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक का फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस डाला जाता है। ये हर एक लैन कार्ड पर यूनिक होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कि वो कौन सा वेंडर बना रहा है। किसी भी वेंडर का हो, उसमें जो एड्रेस है, मैक एड्रेस है, वो यूनिक होगा। मैक एड्रेस जो होता है वो हेक्साडेसिमल नंबर होता है, जो कि 12 डिजिट का होता है। ये फिजिकल एड्रेस ऑफ कंप्यूटर भी कहलाता है। मैक एड्रेस को याद रखिएगा, फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। लैन जब हम लोग बनाते हैं, जिसको हम लोग इथरनेट नेटवर्क भी बोलते हैं, ये कई तरह का होता है, स्लो इथरनेट, फास्ट इथरनेट। तो पहले केवल स्लो इथरनेट और फास्ट इथरनेट था, आज के डेट में दूसरे और भी फास्ट आ गया है, जिसमें गीगाबिट इथरनेट और 10 गीगाबिट इथरनेट भी है। तो स्लो इथरनेट, स्लो इथरनेट क्या है, 10 बेस टी नेटवर्क। 10 बेस टी नेटवर्क का मतलब क्या होता है, डेटा ट्रांसफर रेट अप टू 10 Mbps, 10 Mbps, अप टू 10 Mbps, ये स्लो इथरनेट है। और फास्ट इथरनेट क्या है, 100 बेस टी, दैट मीन्स डेटा ट्रांसफर रेट अप टू 100 Mbps। स्लो इथरनेट और फास्ट इथरनेट जो है, ये अप टू फ्यू 100 मीटर्स तक का नेटवर्क होता है। गीगाबाइट इथरनेट, डेटा ट्रांसफर रेट अप टू 1 Gbps, 1 गीगाबिट पर सेकेंड, या 1000 Mbps, 1000 मेगाबिट पर सेकेंड। अगर इसको मेगाबिट में बोलेंगे तो 10,000 मेगाबिट पर सेकेंड। 10 गीगाबिट इथरनेट, 10,000 नहीं, 100, 1000 Mbps। 10 गीगाबिट इथरनेट अप टू 10 Gbps का डेटा ट्रांसफर रेट ये देगा। ट्रांसमिशन मीडिया, देखिए हम लोग स्टार्टिंग में ही जब हम लोग पढ़े थे, तो हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क का जो डेफिनेशन हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर का जो इंटरकनेक्शन पार्ट, जो जब हम लोग कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो कोई ना कोई मीडिया होता है। कंप्यूटर को जब हम लोग नेटवर्क में जोड़ते हैं तो दो तरह का मीडिया यूज होता है, एक होता है वायर्ड मीडिया, दूसरा होता है वायरलेस मीडिया। वायर्ड मीडिया क्या है, जब हम लोग तार यूज करते हैं कंप्यूटर को जोड़ने में, तार यूज करते हैं, तो उसको हम लोग, इसीलिए उसको हम लोग वायर्ड मीडिया बोलते हैं। और वायरलेस मीडिया मतलब जहां तार का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। देखिए वायर्ड मीडिया को हम लोग गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। गाइडेड मीडिया क्यों बोलते हैं, कि अगर दो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स है, DTE, डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट 1,
एंड डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट 2। अगर तार से कनेक्ट है तो डेटा, अगर ये सेंडर है ये रिसीवर है, तो सेंडर से रिसीवर की ओर जाएगा तो डायरेक्शन ये है। अगर केस 1, केस 2, अगर ये सेंडर है और ये रिसीवर है तो डेटा का ट्रांसमिशन इस डायरेक्शन में होगा। दोनों केस में डेटा का ट्रांसमिशन का डायरेक्शन फिक्स है, मतलब डेटा का ट्रांसमिशन एक फिक्स डायरेक्शन में होने के कारण हम लोग इसको बोलते हैं गाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में क्या है, देखिए वायरलेस का जब हम लोग वायरलेस नेटवर्क जब हम लोग यूज करते हैं तो वहां पर जो ट्रांसमिशन है वो रेडियो वेव्स है। वायरलेस नेटवर्क में डेटा रेडियो वेव्स में ट्रेवल करता है। और रेडियो वेव क्या है, जैसे अगर हम अभी बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये केवल हम अगर किसी को देख के अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो ये डेटा केवल उसी के पास जाएगा, वो मेरे सराउंडिंग्स में चारों तरफ जाएगा। दैट मीन्स हवा, क्योंकि रेडियो वेव का प्रोपोगेशन कहाँ होता है, किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है। तो एयर के साथ रेडियो वेव का प्रोपोगेशन चारों, हर एक डायरेक्शन में होगा, चारों तरफ होगा, तो सिग्नल भी डेटा भी चारों ओर जाएगा, लेकिन जिसको लेना है वो रिसीव करके छोड़ देगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया, क्योंकि इसका में डेटा का ट्रांसमिशन चारों ओर होता है। वायर्ड मीडिया, वायर्ड मीडिया तीन तरह का होता है, यूटीपी केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक या ऑप्टिकल फाइबर। यूटीपी केबल अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, जब वो इस तरह से आपस में ट्विस्ट होता है, देखिए यहां पर ये है। यूटीपी केबल्स कई टाइप के होते हैं, जिसको हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में बांटते हैं, और इनको बोलते हैं कैटेगरी 1 केबल, जिसको शॉर्ट में कैट 1। दूसरा कैटेगरी 2 केबल्स, जिसको कैट 2। कैटेगरी 3 केबल्स कैट 3। कैटेगरी 4 केबल कैट 4। कैटेगरी 5 केबल्स कैट 5। कैटेगरी 6 केबल्स कैट 6 कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कैट 5 और कैट 6 केबल यूज होता है, अब तो केवल कैट 6 ही यूज हो रहा है। कैट 2 केबल्स पुराना वाला टेलीफोन नेटवर्क में यूज होता था। कैट 5 या कैट 6 केबल जो हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, these cables are good for data transmission up to few meters। few meters का मतलब है 100 मीटर्स के आसपास में डेटा ट्रांसमिशन के लिए ये एक अच्छा केबल है। लोकल एरिया नेटवर्क लैन बनाने के लिए ये एक अच्छा केबल है। कैट 6 केबल या कैट 5 केबल में देखिए 8 वायर होते हैं। टोटल वायर कितना होता है? 8। इसमें टोटल 8 वायर होते हैं, जिसमें 4 कलर केबल और 4 वाइट केबल होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ब्लू, ब्राउन, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन केबल है। तो जो ट्विस्टिंग है, ब्लू का ब्लू वाइट, ब्राउन का ब्राउन वाइट, रेड का रेड वाइट, ग्रीन का ग्रीन, तो इसीलिए ट्विस्टिंग है। तो ये है हमारा यूटीपी केबल। यूटीपी केबल, यूटीपी केबल्स का जो कनेक्टर होता है वो RJ5 कनेक्टर होता है। यहाँ ये इसका पिन है, क्योंकि कैट 5 केबल्स या कैट 6 केबल में टोटल 8 तार होते हैं, तो यहाँ पर जो कनेक्टर है उसमें भी 8 पिन होता है। याद रखना है हम लोगों को कि यूटीपी केबल्स का जो कनेक्टर है वो कौन सा है? RJ45। और RJ11 जो है वो पुराने वाले टेलीफोन नेटवर्क में, जो पुराना वाला जो कैट 2 केबल्स आता था जिसमें 2 ट्विस्टेड पेयर तार होते थे, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल का आप डायग्राम देखेंगे तो ये एक सेंटर में कोर कॉपर वायर है, इसके ऊपर में इंसुलेटर है, इंसुलेटर के ऊपर में एल्युमिनियम का मेश होता है।
इस तरह से जाली बना हुआ होता है, और इसके ऊपर में फिर प्रोटेक्टिव लेयर होता है। कोएक्सियल केबल जो हमारे घर में, हम लोगों के घर में जो केबल टीवी नेटवर्क का जो केबल है वही कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल दो तरह का होता है, एक होता है 50 ओम का कोएक्सियल केबल, एक होता है 75 ओम का कोएक्सियल केबल। इसके बीच में कोई टेक्निकल डिफरेंस नहीं है, केवल हिस्टोरिकल डिफरेंस है कि पहले पुराने कोएक्सियल केबल्स जो बनते थे वो 50 ओम के बनते थे, बाद में ये 75 ओम के बनने लगे। कोएक्सियल केबल्स आर वेरी गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन, मतलब अगर हमको दूर दूर तक डेटा ट्रांसमिशन करना है तो कोएक्सियल केबल उसके लिए बहुत अच्छा था। पुराने समय बीएसएनएल का जो नेटवर्क था, या उसमें लॉन्ग डिस्टेंस, जिसको हम लोग नेटवर्क का बैकबोन बोलते हैं, तो नेटवर्क के बैकबोन के लिए कोएक्सियल केबल इस यूज किए जाते थे। बस टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी में भी कोएक्सियल केबल्स का यूज होता था। कोएक्सियल केबल का कैपेसिटी समझना है तो इससे इसी बात से समझ में आता है कि इट कैन कैरी 10,000 वॉइस चैनल साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ कोएक्सियल केबल पर 10,000 वॉइस चैनल को कैरी किया जा सकता है। कोएक्सियल केबल के बाद ऑप्टिकल फाइबर है। एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर कोई तार नहीं है, ये वैक्यूम ग्लास ट्यूब है जिसका थिकनेस बहुत ही पतला होता है। ये एक्चुअली 5 या 3 माइक्रोन या 7 माइक्रोन के आसपास का इसका थिकनेस होता है। कोर वैक्यूम ट्यूब होता है, इसके ऊपर में ग्लास का क्लैडिंग है, क्लैडिंग के ऊपर में कोटिंग, और उसके ऊपर में सीथ है जिसको हम लोग जैकेट बोलते हैं। जो डेटा ट्रांसमिशन है वो इसी कोर ग्लास ट्यूब, जो वैक्यूम ट्यूब है, इसी में होता है, और इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव। ऑप्टिकल फाइबर में डेटा का ट्रांसमिशन लाइट वेव्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहां पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए बहुत ही सिंपल फिजिक्स का थ्योरी यूज किया था जिसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में आ जाता है, ये हो गया रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं? अगर लाइट मीडियम चेंज करता है डेंसर टू रेयरर या रेयरर टू डेंसर, तो अपने मीन से, अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट करता है, ठीक है। ये क्या है? रिफ्रैक्शन। अगर ये रिफ्रैक्शन ऐसा हो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को कुछ इस तरह से बनाया जाए कि रिफ्रैक्ट होकर के लाइट सेम मीडियम में आ जाए, तो ये क्या होगा? देखने में लगेगा रिफ्लेक्शन के जैसा, लेकिन है क्या? ये रिफ्रैक्शन है, और इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। लाइट वेव इसी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के थ्रू ट्रैवर्स करता है। ये 3 तरह का केबल है। अब आ जाते हैं नेटवर्क डिवाइसेस पर। तो नेटवर्क डिवाइसेस क्या? नेटवर्क डिवाइसेस जो डिवाइस नेटवर्क को क्रिएट करने में और नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प करने में जो डिवाइसेस काम आते हैं उसको हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं अब नेटवर्क डिवाइसेस की। तो नेटवर्क डिवाइस में पहला डिवाइस है हब। हब क्या है? हब एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। हम लोग ने बात किया था पहले स्टार टोपोलॉजी का, जहां पर हमारे पास C4, ये जो सेंट्रल कंसंट्रेटिंग डिवाइस है जिसके थ्रू सारे मशीन आपस में करते हैं, ये हब है। यहां पर हब भी इस्तेमाल होता है और स्विच भी इस्तेमाल होता है। हब एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। ये टर्म ब्रॉडकास्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है सबके लिए, एक ऐसा मैसेज ट्रांसफर जो सबके लिए हो। तो होता क्या है कि जब जैसे C1, C2, C3 और C4 सबका मैक एड्रेस लगा हुआ है, सब में मैक एड्रेस है। जब
C1 डेटा ट्रांसमिट कर रहा है मान लीजिए C2 के लिए, तो C1 एक मैसेज भेजेगा जिसमें लिखा होगा टू C2, एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेमैन लैंग्वेज समझ लेते हैं, टू C2 कोई मैसेज है, वो जाएगा हब के पास। हब को नहीं पता है कि कौन C2 है, कौन C4 है, कौन C3 है। वो ये मैसेज C2, C3 और C4 तीनों के पास देगा। अब क्या होगा कि जो टू एड्रेस है, हर एक कंप्यूटर, हर एक नोड इस टू एड्रेस से अपने एड्रेस को मैच करेगा। तो C3 देखेगा कि इसका एड्रेस C3 है और मैसेज में टू एड्रेस क्या है, C2 है। C3 उस मैसेज को ड्रॉप कर देगा। C4 भी उस टू एड्रेस से अपना एड्रेस मैच कराएगा, तो देखेगा कि जो टू एड्रेस है उसमें C2 का नाम है, वो ड्रॉप कर देगा। और जब C2 टू एड्रेस से मैच कराएगा तो देखिए उसका एड्रेस और 2 में जो एड्रेस है वो दोनों मैच कर रहा है, वो रिसीव कर लेगा। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है कि ब्रॉडकास्टिंग में मैसेज नेटवर्क में जुड़े, नेटवर्क में लगे हुए सारे नोड्स को डेटा ट्रांसमिट होता है। यहीं पर एक टर्म और आता है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट जब किसी भी नेटवर्क में एक सबनेट के लिए उसकी या उस नेटवर्क के सबसेट के लिए डेटा का ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीकास्ट। मान लीजिए कि एक नेटवर्क में 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं, लेकिन अगर हम लोग उन 50 कंप्यूटर को मैसेज भेजते हैं एक साथ तो ये होता है ब्रॉडकास्ट। लेकिन अगर उस 50 कंप्यूटर में से किसी 10 या 5 कंप्यूटर के लिए हम डेटा भेज रहे हैं तो वो है मल्टीकास्ट। अब आ जाते हैं हम लोग स्विच पर। स्विच हब का ही एक मॉडिफाइड रूप है। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, हब जो है वो डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। हम लोग OSI रेफरेंस मॉडल देखेंगे, वहां पर डेटा लिंक लेयर को समझेंगे, डेटा लिंक लेयर क्या है। और स्विच क्या है, स्विच हब का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है जहां पर हम लोग डेटा को ब्रॉडकास्ट नहीं करते हैं बल्कि डेटा का यूनिकास्ट करते हैं। क्या करते हैं, यूनिकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब क्या है कि जिस कंप्यूटर के लिए डेटा है, डेटा डायरेक्ट उसी कंप्यूटर को जाएगा, फ्लडिंग ऑफ डेटा नहीं होगा। मतलब C1 अगर C2 को डेटा दे रहा है, फिर से एक नेटवर्क बना लेते हैं, ये यहां इसमें हम लोग स्विच लगा दिए हैं, C1, C4, C2, C3। अगर C1 C2 को डेटा दे रहा है तो डेटा डायरेक्ट C2 को जाएगा, C4 और C3 को नहीं जाएगा। ये यूनिकास्ट है। मतलब स्विच क्या करता है, यूनिकास्ट डिवाइस है। यहां पर क्या है, हब ब्रॉडकास्ट करता है, मतलब डेटा पैकेट्स का फ्लडिंग हो जाएगा। अगर C1 का डेटा C2 के लिए है और वो C3 और C4 को भी जा रहा है, मतलब एक डेटा का 3 कॉपी बन रहा है और वो कॉपी C1, C2, C3 और C4 तीनों को जा रहा है, लेकिन रिसीव केवल C4 कर रहा है। तो यहाँ पर लोड, नेटवर्क पे के ट्रैफिक पर लोड बढ़ेगा। जबकि C1 अगर C2 को डेटा दे रहा है तो डेटा का यूनिकास्ट हो रहा है और यहाँ पर डेटा डायरेक्ट केवल C2 को जाएगा। अब आ जाते हैं अगले डिवाइस पर, राउटर। राउटर का सीधा सा मतलब, राउटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो रूट डिफाइन करे। होता क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। अगर हम लोग एक बड़े नेटवर्क की बात करें, सपोज कर लेते हैं ये एक नेटवर्क है, इधर ये भी एक नेटवर्क है, यहाँ पर एक राउटर लगा दिए हैं हम लोग, इसके थ्रू ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। इधर एक और नेटवर्क है। देखिए, इंटरनेट में या किसी भी नेटवर्क में डेटा का ट्रांसफर जब होता है तो एक नेटवर्क से निकलकर दूसरे नेटवर्क में जब डेटा जाता है तो उसका एक पाथ होता है। डेटा किस पाथ से निकल करके दूसरे नेटवर्क में जाएगा, वो रूट कौन डिफाइन करेगा, वो रूट डिफाइन करेगा राउटर। राउटर डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करेगा। राउटर का जब
राउटर के पास एक एल्गोरिदम या एक टेबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राउटिंग टेबल। इस राउटिंग टेबल के आधार पर जब नेटवर्क से डेटा, एक नेटवर्क से डेटा आता है और दूसरे नेटवर्क को डेटा जाता है, तो राउटर देखता है कि किस शॉर्टेस्ट पाथ से हम डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचा दें और उसी पाथ में वो फॉरवर्ड करता है। दूसरा काम ये भी है राउटर का कि मान लीजिए कि एक नेटवर्क से डेटा निकला, राउटर के पास गया, उसको दूसरे नेटवर्क में जाना है और जो शॉर्टेस्ट रूट है वो उसमें कंजेशन है, मतलब उसमें जाम लगा हुआ है, तो दूसरा अल्टरनेट रूट कौन है जिसके थ्रू उस नेटवर्क तक डेटा जाएगा, वो भी राउटर डिफाइन करता है। इससे एक और फायदा होता है कि जब दो डिफरेंट नेटवर्क राउटर के थ्रू जब कनेक्ट होते हैं तो वहां पर ट्रस्टेड डोमेन का भी कंसेप्ट आता है। नेटवर्क अपने ट्रस्टेड डोमेन से ही डेटा लेता है और ट्रस्टेड डोमेन को ही डेटा देता है। तो राउटर का काम क्या है, सीधा सा अगर हम लोग समझे राउटर का काम, तो राउटर का काम रूट डिफाइन करना है। जो भी डेटा पैकेट उसको मिल रहा है उसको वो उसके डेस्टिनेशन तक के लिए बेस्ट रूट पर फॉरवर्ड कर देगा। अब आ जाते हैं मॉडम पर। मॉडर्न जो शब्द बना है वो दो शब्दों से बना है। पहला है मॉड्यूलेटर, दूसरा है डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर को मिला करके मॉडर्न बना। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम क्या है? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये एक कंप्यूटर C1 है, ये कंप्यूटर C2 है, इसके बीच में तार लगा हुआ है, ठीक है। C1 को डेटा भेजना है C2 को, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। कंप्यूटर में डेटा किस फॉर्म में है? डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। डिजिटल फॉर्म का डेटा C2 को जाएगा। क्या तार में हम लोग इस डिजिटल डेटा को भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि तार में जब भी कोई डेटा ट्रांसमिट होगा, जब भी कोई सिग्नल भेजा जाएगा, तो वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होगा। इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में मतलब करंट के फॉर्म में होगा। तो ये डिजिटल सिग्नल को हम लोगों को इस तार में भेजने के लिए इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब करंट में कन्वर्ट करना होगा। तो ये काम, मतलब कि इस कंप्यूटर में जो ट्रांसमिटिंग डेटा है उसको ट्रांसमिट करने के लिए ये जो कैरियर है, तार है, इसके कॉम्पेटेबल बनाना होगा। ट्रांसमिटिंग डेटा को कैरियर कॉम्पेटेबल बनाना ही मॉड्यूलेटर का काम है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेट करना। मॉड्यूलेट करने का, मॉड्यूलेटर का काम क्या है? ट्रांसमिटिंग सिग्नल को कैरियर के कॉम्पेटेबल बनाना, जिससे कि वो सिग्नल कैरियर में चल सके। अब जब ये करंट के फॉर्म में रिसीवर कंप्यूटर के पास पहुंचा, तो ये करंट के फॉर्म में सिग्नल है। अब इस डेटा को रिसीविंग कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को डिजिटल डेटा चाहिए। तो अब यहां पर काम आता है डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर का काम है ये जो कैरियर कंपेटेबल सिग्नल है, इसको वापस कंप्यूटर के समझने वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना। मॉड्यूलेटर का काम क्या है? मॉड्यूलेट करना, मतलब कि ट्रांसमिटिंग सिग्नल को कैरियर कंपेटेबल बनाना। और डीमॉड्यूलेटर का काम है कैरियर में जो सिग्नल है उसको वापस अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में देकर के कंप्यूटर को समझाना। यही है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हम जो भी बोल रहे हैं, ये जब ये ऑडियो सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल हवा में जाएगा तो हवा में रेडियो वेव ट्रांसमिट करता है। अब जो हम बोल रहे हैं वो जब हवा में ट्रांसमिट होगा तो हमारा जो सिग्नल है, जो मेरे बॉडी में जो सिग्नल बन रहा है, वो किसी दूसरे फॉर्म में है, लेकिन मेरा थ्रोट क्या कर रहा है कि उस सिग्नल को रेडियो वेव में कन्वर्ट करके हवा में दे रहा है, जिससे कि वो ये ऑडियो हवा में प्रोपोगेट कर रहा है। अब हमारा तो ये क्या काम कर रहा है? थ्रोट क्या काम कर रहा है? मॉड्यूलेटर का काम कर रहा है। और जो हमारा कान है,
ये रेडियो वेव में जो ऑडियो सिग्नल जो रेडियो वेव फॉर्म में ट्रावर्स कर रहा है, उस रेडियो वेव को हमारा कान रिसीव कर रहा है और वहां पर डीमॉड्यूलेट करके हमारे समझने वाले फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहा है। यही काम है। तो हमारा कान क्या हो गया? डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम का काम क्या है? सिग्नल को कैरियर कंफर्टेबल बनाना और कैरियर के कंफर्टेबल सिग्नल को वापस डिजिटल या दूसरे रिसीवर के फॉर्म में, समझने वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना ही मॉडेम का काम है। अब आ जाते हैं ब्रिज पर। देखिए, ब्रिज किसको बोलते हैं? ब्रिज मतलब पुल हो गया ना। एक लैंडस्केप है, दूसरा लैंडस्केप है, बीच में किसी कारण से दोनों लैंडस्केप एक दूसरे सेपरेट है। हो सकता है कोई तालाब हो सकता है कोई नदी हो, या कुछ दूसरे कारण से। तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों लैंडस्केप को कनेक्ट करने के लिए एक पुल का निर्माण करते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं। मतलब दो डिफरेंट लैंडस्केप को जोड़ने के लिए एक ब्रिज का निर्माण करते हैं। सेम काम नेटवर्क डिवाइस ब्रिज का है। ब्रिज क्या करता है? दो सिमिलर नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है, और ये लैन का डिवाइस है, ये फिजिकल लेयर पर काम करता है। गेटवे, देखिए गेटवे को समझना है ना, तो बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। टेक्निकल कुछ भी हो जाए, कुछ भी बोले, गेटवे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को जोड़ता है। सही बात है, दो अलग अलग तरह के नेटवर्क को जोड़ता है। इसको बहुत आसानी से समझते हैं। गेटवे है क्या चीज? हमारे घर का मेन गेट, हमारे घर का मेन गेट, जहां से हम घर में इन करते हैं और घर से बाहर जाते हैं। दूसरे के घर का भी मेन गेट। अगर हमको अपने पड़ोसी के घर में जाना है तो हम अपने मेन गेट से निकलेंगे और पड़ोसी के मेन गेट से उसके घर में एंटर करेंगे। मतलब वो गेट, दोनों गेट क्या कर रहा है? दो डिफरेंट घरों को, दो अलग अलग घरों को आपस में जोड़ रहा है। इसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क में गेटवे का काम है दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ना। एक नेटवर्क का डेटा अपने गेटवे से निकलेगा, बाहर जाएगा, अपने नेटवर्क से बाहर जाएगा, और दूसरे नेटवर्क के गेटवे से इन करेगा। मतलब गेटवे क्या है? नेटवर्क का मेन गेट है। ठीक है, गेटवे क्या है? नेटवर्क का मेन गेट है, जहां से बाहरी डेटा नेटवर्क के अंदर आएगा और अंदर का डेटा नेटवर्क से बाहर जाएगा। सॉरी, देखिए ये डिवाइसेस है, ये हब हो गया, ये गेटवे, राउटर, स्विच, ब्रिज एंड रिपीटर। रिपीटर्स क्या है? रिपीटर्स आर एम्पलीफायर्स। रिपीटर्स क्या है? एम्पलीफायर, एम्पलीफिकेशन का काम करता है। देखिए, जब भी सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, जब भी डेटा का ट्रांसमिशन होता है, देखिए बार बार डेटा को सिग्नल सिग्नल बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? डेटा जब भी नेटवर्क में चलेगा, ट्रावर्स करेगा, तो या तो वो वायर्ड मीडिया में ट्रावर्स करेगा या वायरलेस मीडिया में ट्रावर्स करेगा। अगर वायर्ड मीडिया में ट्रावर्स करेगा तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होगा, और जब हवा में चलेगा तो वो रेडियो वेव्स के फॉर्म में होगा। तो दोनों जगह पर वो क्या है? सिग्नल हो जाता है। इसीलिए हम लोग सबको बार बार सिग्नल बोल रहे हैं। तो ये एम्पलीफिकेशन का काम करता है। एम्पलीफिकेशन का काम का जरूरत क्यों है? देखिए, अगर डेटा वायर्ड नेटवर्क में जा रहा है तो सिंपल फिजिक्स का प्रॉपर्टी है कि किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस के कारण सिग्नल डेटोरिएट करेगा। तो एक निश्चित दूरी पर पहुंचने के बाद सिग्नल अपना स्ट्रेंथ खोने लगता है। तो उसको आगे भेजने से पहले हम लोग उस सिग्नल का स्ट्रेंथ को रीगेन करते हैं, उसको वापस ट्रांसमिटिंग सिग्नल के फॉर्म के स्ट्रेंथ में लेकर के आते हैं और फिर उसको आगे भेज देते हैं, ताकि सिग्नल खराब ना हो, डेटोरिएट ना करे। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हम लोग एम्पलीफायर्स लगाते हैं, रिपीटर्स लगाते हैं। इसी तरह से ऑडियो वेव में भी हम लोग देखते हैं, रेडियो वेव अगर हम बोल रहे हैं, ये थोड़ी है कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो बहुत दूर तक चला, इनफाइनाइट दूरी तक चला जाएगा। एक पर्टिकुलर दूरी पर जाकर के आवाज खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को सिग्नल को जब एम्पलीफाई करना होता है तो हम लोग उसके लिए रिपीटर्स लगाते हैं। तो ये हो गया नेटवर्क डिवाइसेस हमारा। वायरलेस मीडिया, अभी हम लोग इतना डिस्कशन कर चुके हैं वायरलेस मीडिया के बारे में। वायरलेस मीडिया क्या है? जहां पर हम लोग तार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं,
उसके लिए क्या वाईफाई, ब्लूटूथ, सेल्यूलर नेटवर्क है, 4G 5G जो भी हम लोग यूज कर, लेकिन सबके बेस में क्या है? वायरलेस में जब भी हम लोग डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसके बेस में है क्या? उसके बेस में है रेडियो वेव्स, क्योंकि वायरलेस में रेडियो वेव्स में डेटा ट्रांसमिट। और रेडियो वेव्स किसको बोलते हैं? कोई भी सिग्नल जो 3 हर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज, 3 हर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक के बीच का जो सिग्नल होता है उसको हम लोग रेडियो वेव्स बोलते हैं। देखिए कहीं कहीं ना 3 हर्ट्ज से नीचे का भी सिग्नल को ले लेते हैं, जहां पर वो क्या हो जाता है, जिसको हम लोग एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी रेंज बोलते हैं। तो 3 हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच का रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव कहलाता है। इसको हम लोग वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेंज, ये जो पूरा 3 हर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज के बीच का फ्रीक्वेंसी है, थोड़ा समझ लेते हैं। 3 हर्ट्ज से वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेंज, लो फ्रीक्वेंसी रेंज, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, HF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, SHF सुपर हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। आज कहीं पर वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज भी यूज होता है, VVHF। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 3 हर्ट्ज से 30 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज, इस तरह से ये चलता है। खैर इसको हम लोग को जरूरत नहीं है इतना ज्यादा डेप्थ में जाने का, ठीक है। याद रखना हम लोगों को रेडियो वेव्स 3 हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलते हैं रेडियो वेव्स, जो कि VHF वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेंज, लो फ्रीक्वेंसी रेंज, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी रेंज एंड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंजेस पर बांटा गया है। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन लेयर, OSI रेफरेंस मॉडल पर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है OSI रेफरेंस मॉडल। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये है क्या चीज। देखिए पुराने पहले के समय में क्या होता था कि नेटवर्क डिवाइसेस जब बनते थे तो नेटवर्क डिवाइसेस अलग अलग कंपनी बनाती है, जैसे मोटोरोला बनाएगी, सिस्को बनाएगा, IBM बना रही है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो नेटवर्क डिवाइसेस बनाती हैं। तो पहले क्या होता था कि हर एक कंपनी का जो अपना नेटवर्क डिवाइसेस होता था वो अपने ही डिवाइसेस से कम्युनिकेट करता था। मतलब मोटोरोला का डिवाइस मोटोरोला के डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा है, सिस्को का डिवाइस सिस्को के डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा है। तो नेटवर्क बनाने में दिक्कत ये होता था कि हम दूसरे वेंडर का डिवाइस किसी दूसरे वेंडर के डिवाइस से कनेक्ट नहीं कर सकते थे। तो ऐसा सोचा गया कि ये कैसे हो कि किसी भी वेंडर का डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करे। इसके लिए एक रेफरेंस मॉडल बनाया गया जिसका नाम है OSI रेफरेंस मॉडल। OSI रेफरेंस मॉडल का पूरा नाम हम लोग इसको बोलते हैं ISO OSI रेफरेंस मॉडल। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ओपन सिस्टम इंटरफेस या इंटरकनेक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं, इंटरफेस या इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। अभी हम लोगों ने बात किया कि हर एक कंपनी का अपना आर्किटेक्चर था, अपना प्रोटोकॉल स्विट था। तो अब इसमें बोला गया कि ये एक अप्रोच बनाया गया, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया गया, ठीक है कि, और ये एक रेफरेंस मॉडल है, ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड नहीं है,
ये केवल एक रेफरेंस मॉडल है जो कि आईएसओ ने आईएसओ से रिकॉग्नाइज है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा कि इसी आर्किटेक्चर पर सारे डिवाइसेस बनेंगे, सारे डिवाइसेस इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे। अब इससे क्या हुआ कि अगर सारे डिवाइस एक कॉमन अप्रोच को फॉलो करके बनते हैं तो सारे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, इससे नेटवर्क बनाना आसान हो। किसी भी वेंडर का डिवाइस किसी दूसरे वेंडर के डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा। तो आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल क्या है? तो सबसे पहला चीज है कि आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल एक लेयर्ड अप्रोच है, लेयर्ड अप्रोच है, एक लेयर्ड अप्रोच है। मतलब पूरे नेटवर्क के फंक्शनलिटी को डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बांट दिया गया और हर एक लेयर का एक सेपरेट काम दे दिया गया। दूसरा, ये बॉटम टॉप अप्रोच है, याद रखना है। ये क्या है? बॉटम टॉप अप्रोच है। मतलब इसका पहला लेयर ये है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां लेयर। ठीक है, तो इसका पहला लेयर चूंकि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ये, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बॉटम टॉप अप्रोच, बॉटम टॉप अप्रोच। तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल, हम लोग हमेशा इसको क्या बोलेंगे? ओएसआई मॉडल नहीं बोलेंगे, ओएसआई रेफरेंस मॉडल, क्योंकि सिर्फ ये रेफरेंस लेने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल में टोटल 7 लेयर है। इसमें पहला लेयर है फिजिकल लेयर, दूसरा लेयर है डेटा लिंक लेयर, तीसरा लेयर है नेटवर्क लेयर, चौथा लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा लेयर है सेशन लेयर, छठा नेटवर्क है प्रेजेंटेशन लेयर और सातवां लेयर है एप्लीकेशन लेयर। साथ ही साथ इसमें एक चीज और है, तीसरा पॉइंट, कि एक नेटवर्क का ओएसआई मॉडल का लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल ऑफ वन नेटवर्क will communicate with its corresponding layer of another network, मतलब दो नेटवर्क अगर बात कर रहा है आपस में, तो एक लेयर का, एक ओएसआई मॉडल का जो कोई पर्टिकुलर लेयर है वो दूसरे नेटवर्क के अपने कॉरस्पॉन्डिंग लेयर से ही बात करेगा। मतलब एक नेटवर्क का ओएसआई लेयर का फिजिकल लेयर दूसरे नेटवर्क के फिजिकल लेयर से ही बात करेगा। डेटा लिंक लेयर दूसरे लेयर के डेटा लिंक लेयर से ही बात करेगा। नेटवर्क लेयर दूसरे नेटवर्क के नेटवर्क लेयर से ही बात करेगा। और हर एक लेयर का एक पर्टिकुलर काम दे दिया गया कि हर एक लेयर यही काम करेगा, वो दूसरा काम नहीं करेगा। और टॉप डाउन अप्रोच में डेटा एक लेयर, और इस यहां पर चौथा क्या है कि हर एक लेयर अपने इमीडिएट अपर लेयर या लोअर लेयर को ही डेटा देगा। मतलब फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर को डेटा देगा, डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर को डेटा देगा, या डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर को ही डेटा देगा। ठीक है, ऐसे चलेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर को डेटा देगा, नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर को डेटा देगा। ठीक है, कोई भी लेयर किसी भी इंटरमीडिएटरी लेयर को बाईपास नहीं करेगा। तो ये तो एक ओवरऑल व्यू था कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल है क्या। अब हम लोग समझते हैं कि इस ओएसआई रेफरेंस मॉडल के सारे लेयर्स का काम क्या है। पहला है फिजिकल लेयर, एकदम कोर कॉन्सेप्ट में समझिए। फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन बिटवीन टू नेटवर्क्स। फिजिकल लेयर ये डिसाइड करता है या ये रिस्पॉन्सिबल है कि कंप्यूटर आपस में कैसे जुड़ेगा। मतलब ये क्या काम कर रहा है? फिजिकल लेयर
तार कैसे लगा हुआ है, टोपोलॉजी कौन सा यूज हो रहा है, डेटा कम्युनिकेशन कौन सा यूज हो रहा है, उसको ये चेक करेगा। ठीक है, फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ नोड्स आर इंटरकनेक्टेड। डेटा लिंक लेयर का काम है कि एंड टू एंड डेटा ट्रांसमिशन, एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब क्या है, एक मशीन से डेटा निकला, दूसरे मशीन के पास डेटा गया, तो एंड टू एंड डेटा ट्रांसमिशन कैसे होगा, वो भी एरर फ्री। एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन, तो जितना भी चेकसम पैरिटी वारिटी का भी काम यहां पर होगा, एरर डिटेक्शन और करेक्शन का काम भी डेटा लिंक लेयर करता है। एंड टू एंड एरर फ्री ट्रांसमिशन। नेटवर्क लेयर का काम है कि जब एक नेटवर्क से डेटा निकलता है और दूसरे नेटवर्क में जाता है, तो बीच में कई सारे नेटवर्क को बाईपास करेगा। तो एक डेटा पैकेट एक नेटवर्क से निकल करके बीच के डेटा पैकेट को बीच के नेटवर्क को बाईपास करते हुए दूसरे नेटवर्क में कैसे पहुंचेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क लेयर की है। इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, नेटवर्क लेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ डेटा पैकेट्स बाईपास इंटरमीडिएटरी नेटवर्क, बीच के नेटवर्क को कैसे बाईपास करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेटिंग ऑफ डेटा। एक डेटा पैकेट है, उसको एक बड़ा लार्ज साइज का डेटा है, उसको छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट करेगा। कैसे होता है काम, इसको भी अभी हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे हो रहा है। सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सेशन। जैसे हम लोग डेडिकेटेड पाथ जो बनता है ना, जैसे हम लोग चैट कर रहे हैं फेसबुक पर या किसी दूसरे चीज पर, तो एक नोड से डेटा निकला, दूसरे नोड तक डेटा गया, वो एक फिक्स्ड पाथ से जाता है, दूसरा रास्ता नहीं बनता। जैसे टेलीफोन कॉल जब हम लोग करते हैं, तो जब जैसे रिंग होता है तो एक सर्किट तैयार होता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। वो एक पर्टिकुलर, जब तक हम लोग फोन को डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, वो उस समय तक वो एक फिक्स्ड पाथ होता है। तो वो सेशन बनाने का काम सेशन लेयर का है। प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ डेटा। एप्लीकेशन लेयर में जो डेटा बन रहा है वो किसी दूसरे फॉर्म में है, कंप्यूटर जो डेटा हार्डवेयर के पास है वो किसी दूसरे फॉर्म में है। तो फिजिकल लेयर, वो डेटा का कोडिंग डिकोडिंग कैसे होगा, ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। और एप्लीकेशन लेयर का काम है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस रन कराना, डिफरेंट एप्लीकेशंस रन कराना। तो यहां पर हम लोग दो तीन चीज को समझ लेते हैं कि पहला, डेटा पैकेट क्यों बनता है। देखिए, एक नेटवर्क है यहां पर एक दूसरा नेटवर्क है, यहां से कई नेटवर्क से होते हुए डेटा जा रहा है। जैसे हम लोग एक सोर्स किसी जगह से निकलते हैं, किसी दूसरे जगह पर जाते हैं, तो कहीं पर हम लोग को रास्ता चौड़ा मिलता है, कहीं पर हम लोग को रास्ता छोटा पतला मिलता है। बड़े रास्ते पर बस ट्रक सब निकल जाता है, लेकिन छोटे रास्ते पर हो सकता है गली वली में केवल साइकिल ही निकले। तो अगर हम ट्रक से जाएंगे तो बड़े रास्ते से तो निकल जाएंगे, लेकिन गली से नहीं निकल सकते। तो हमको ऐसा माध्यम ढूंढना है जिसके थ्रू हम सारे रास्ते से निकल सके। तो उसी तरह से जब सेंडर टू रिसीवर जो पाथ है, इस पाथ में कहीं पर चौड़ा रास्ता है, कहीं पर पतला रास्ता, कहीं पर बैंडविड्थ ज्यादा है, कहीं पर बैंडविड्थ कम है। तो अगर बड़ा साइज का डेटा पैकेट बनाएंगे हम लोग, बहुत ज्यादा बड़ा साइज का, तो बड़े पाथ से तो निकल जाएगा, लेकिन छोटे पाथ से उसको निकलने के लिए दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो डेटा पैकेटिंग होता है, वो पूरे रास्ते में जो सबसे छोटा, सबसे पतला रास्ता जो है जिससे कि डेटा पैकेट निकल सकता है, उस साइज का डेटा पैकेट हम लोग बनाते हैं। तो वो काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का, पैकेटिंग एंड उसको वापस इंटीग्रेट करने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है। तो इसको समझते हैं। एप्लीकेशन लेयर पर कोई एप्लीकेशन बना, सपोज कि यहां पर हम लोग ईमेल पर काम कर रहे हैं, हम लोगों ने ईमेल बनाया। ईमेल बना के जैसे ही सेंड करते हैं, तो जिस मशीन पर है
उस मशीन पे जो एप्लीकेशन लेयर है वो प्रेजेंटेशन लेयर को देगा, क्योंकि डेटा टेक्स्ट फॉर्म में या किसी दूसरे फॉर्म में था, तो प्रेजेंटेशन लेयर उस डेटा को कोडेड फॉर्म में डाल के कंप्यूटर को देगा। अब एक बार डेटा का कोडिंग हो जाने के बाद, क्योंकि डेटा रिप्रेजेंटेशन जो है हम लोग जानते हैं कि कई BCD कोड, EBCD कोड, ASCII कोड, बहुत सारा कोड यूज होता है, तो उसमें से किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। डेटा सेशन लेयर को जाएगा, क्योंकि सेशन लेयर का काम डेडिकेटेड सेशन क्रिएट करना है, तो यहां पर उसका कोई काम नहीं है। तो ये सेशन लेयर क्या करेगा कि उस डेटा पैकेट को ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगा। ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा का पैकेट्स बनाएगा डिफरेंट और हर एक पैकेट सेम साइज का होगा। सॉरी, हर एक पैकेट सेम साइज का होगा। अब वो ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा के पैकेटिंग करने के बाद उसको नेटवर्क लेयर को देगा, और नेटवर्क लेयर उस पर टू एंड फ्रॉम एड्रेस लगा देगा। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई डेटा पैकेट नेटवर्क में ट्रैवर्स करता है तो उस पर टू एंड फ्रॉम हेडर्स होता है, हम लोग जिसको हम लोग बोल रहे हैं टू एड्रेस, समझने के लिए की भाषा में हम बोल रहे हैं टू एंड फ्रॉम एड्रेस। ये किसको भेजा जा रहा है, कौन भेज रहा है। एक्चुअली टेक्निकली ये क्या होता है, हेडर्स लगते हैं, TCP हेडर्स, IP हेडर्स लगते हैं, जिसमें वो सारा इंफॉर्मेशन होता है। देखिए इसको ऐसा इसलिए है कि सपोज कि आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको कोई एक अनजाना आदमी मिलता है और वो आपको कुछ एक पैकेट देता है और बोलता है कि इस पैकेट को किसी दूसरे आदमी को दे दो, क्या आप वो पैकेट लेंगे? कभी नहीं लेंगे, क्योंकि आप उस आदमी को नहीं जानते हैं। लेकिन अगर यही चीज आपका कोई पहचान का आदमी आपको रास्ते में मिल जाए, वो आपको एक डेटा पैकेट दे, एक पैकेट दे कि ये पैकेट लो, और आपके किसी दूसरे पहचान वाले आदमी को बोलता है कि पैकेट दे दो, तो आप वो पैकेट लेंगे और उस पहचान वाले आदमी को दे देंगे, क्योंकि आप देने वाले को भी पहचान रहे हैं और लेने वाले को भी पहचान रहे हैं। सेम कंसेप्ट नेटवर्क में भी होता है। नेटवर्क में भी एक नेटवर्क अपने ट्रस्टेड डोमेन से ही डेटा लेता है, उस नेटवर्क से ही डेटा लेता है जिसको पहचानता है, और उस नेटवर्क को ही डेटा देता है जिसको वो पहचानता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रस्टेड डोमेन का कंसेप्ट। तो नेटवर्क लेयर उन डेटा पैकेट्स पर टू एंड फ्रॉम एड्रेस लगाता है, जिससे कि अगर वो अपने दूसरे नेटवर्क को डेटा दे तो उसको पता चल जाए कि ये जो डेटा है उसके पहचान वाले नेटवर्क से ही आ रहा है, और जिसको देना है वो भी उसके पहचान वाले नेटवर्क का ही है। तो टू एंड फ्रॉम एड्रेस लगा करके इसी टू एंड फ्रॉम एड्रेस के थ्रू वो डेटा पैकेट्स इंटरमीडिएटरी नेटवर्क को बाईपास करता है और उसको वो डेटा लिंक लेयर को दे देता है। देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर पर भी एरर डिटेक्शन और करेक्शन का काम होता है, पैरिटी चेकसम यहां भी काम करता है। डेटा लिंक लेयर भी उस पैकेट का सारा जोड़ घटाव कर लेता है, जिससे कि पता चल जाए कि सिग्नल क्या है, ताकि जब रिसीविंग एंड पर पहुंचे तो वहां पर कैलकुलेट किया जा सके और पता किया जा सके कि जो डेटा भेजा गया था रिसीवर वही रिसीव कर रहा है, और वहां से डेटा फिजिकल लेयर को चला जाता है, और फिजिकल लेयर उसको वो नेटवर्क में तार या रेडियो वेव के थ्रू जो भी कनेक्टिंग मीडिया है उसके थ्रू डेटा को बाहर निकाल देता है। ये तो सेंडर का था। अब रिसीवर के पास आते हैं। जैसे ही वो डेटा रिसीवर के पास पहुंचता है तो सबसे पहले कहां पहुंचेगा? फिजिकल लेयर में। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, लेयर्स ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल जो है वो अपने करस्पॉन्डिंग लेयर से ही कम्युनिकेट करेगा, मतलब फिजिकल लेयर से ही कम्युनिकेट करेगा। तो फिजिकल लेयर का डेटा, जब फिजिकल लेयर से डेटा निकला तो रिसीविंग नेटवर्क में किसके पास जाएगा? फिजिकल लेयर के पास। डेटा रिसीव करके वो डेटा लिंक लेयर को दे देगा। डेटा लिंक लेयर उसका एरर डिटेक्शन करेक्शन चेक करके देख लेगा कि चलो ठीक है, सारा डेटा मिला है कि नहीं। अगर डेटा करेक्ट है, एरर नहीं है, तो वो उसको वापस नेटवर्क लेयर को पहुंचा देगा। अगर कोई भी एरर है तो वापस वो बोलेगा कि नहीं डेटा में गड़बड़ है, रीसेंड करो। नेटवर्क लेयर डेटा लेकर के ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगा। ट्रांसपोर्ट लेयर पहले सेंडर में ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया था? डेटा का पैकेटिंग किया था। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीवर में क्या करेगा? वापस पैकेट्स को अरेंज करेगा और सेशन लेयर को देगा। सेशन लेयर का कोई काम नहीं है तो वो क्या करेगा? प्रेजेंटेशन लेयर को देगा। यहाँ तक डेटा कोडेड, क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर सेंडर में कोडिंग का काम किया था, तो यहाँ पर अब रिसीवर में प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा?
डिकोडिंग का काम करेगा और डिकोड करके डेटा को एप्लीकेशन लेयर को पे दे देगा, जहां पर वापस ईमेल पढ़ लिया जाएगा। ये पूरा फंक्शनलिटी है ओएसआई रेफरेंस मॉडल का। फिर से ध्यान रखिएगा, ये क्या है, सिर्फ एक रेफरेंस मॉडल है, ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड नहीं है। इसी को ध्यान में रख करके ऐसे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसको हम प्रोटोकॉल स्वीट बोलते हैं, बनाए गए हैं, जो नेटवर्क में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड होते हैं। इसलिए इसको ये ध्यान में रखिए कि ये वाला मॉडल सिर्फ रेफरेंस के लिए लिया गया है। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड नहीं है, वो जस्ट एक रेफरेंस के लिए है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। टीसीपी आईपी मॉडल आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल को बेस रखते हुए प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड प्रोटोकॉल स्वीट है। इसका इस्तेमाल होता है नेटवर्क डिवाइसेस में, और इस्तेमाल हम लोग नेटवर्क बनाने में इस प्रोटोकॉल स्वीट का इस्तेमाल होता है। एक्चुअली टीसीपी आईपी दो प्रोटोकॉल है। पहला प्रोटोकॉल है टीसीपी, जिसका पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल इस प्रोटोकॉल स्वीट के मेन प्रोटोकॉल हैं, जिसके नाम पर इस प्रोटोकॉल स्वीट का नाम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट रखा गया है। इस प्रोटोकॉल स्वीट को जब हम लोग ओएसआई रेफरेंस मॉडल से कंपेयर करते हैं, तो एप्लीकेशन लेयर जो नेटवर्क ओएसआई रेफरेंस मॉडल का है, वही एप्लीकेशन लेयर यहां भी है। ट्रांसपोर्ट लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। सेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल का है, वही एप्लीकेशन लेयर यहां भी है। प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, इन तीन लेयर को मिला करके यहां पर ट्रांसपोर्ट लेयर बन गया है। जो वहां नेटवर्क लेयर है, वो यहां पर इंटरनेट लेयर है। कई जगह पर आप देखेंगे कि इसी नेटवर्क लेयर को कई लोग, इंटरनेट लेयर को कई लोग नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। नेटवर्क लेयर भी इसको हम लोग बोलते हैं। और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को मिला करके नेटवर्क लेयर बना है। तो एप्लीकेशन लेयर है, और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रेजेंटेशन प्लस स्टेशन प्लस ट्रांसपोर्ट, ये तीनों को मिला करके ट्रांसपोर्ट लेयर बना है। एप्लीकेशन लेयर पर जो प्रोटोकॉल स्वीट काम करता है, जो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, वो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? तो यहां पर काम करेगा HTTPS, FTP, SMTP, IMAP, POP, टेलनेट, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। हम लोग बार बार प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। ये प्रोटोकॉल क्या चीज है? प्रोटोकॉल क्या चीज है? देखिए, प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल रूल्स और एंड रेगुलेशंस का एक सेट होता है।
किसी भी काम को करने के लिए जो डिफाइंड रूल्स होते हैं, उस सेट ऑफ रूल्स को हम लोग प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। HTTP प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस एक्चुअली सिक्योर सेल के लिए आदत से लग गया है, ये एक्चुअली है HTTP, एस फॉर सिक्योर सेल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म याद रखना है हम लोगों को। IMAP है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। टेलनेट टेलीफोन नेटवर्क। HTTP प्रोटोकॉल वेब सर्विस के लिए है, FTP फाइल ट्रांसफर के लिए है, SMTP ईमेल सर्विस है सेंडिंग मेल के लिए, IMAP और POP रिसीविंग मेल्स के लिए काम करता है, टेलनेट रिमोट लॉगिन के लिए काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, एक है TCP, दूसरा है UDP। TCP एंड UDP। TCP is a transmission control protocol, it is connection oriented protocol, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। और UDP का फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन के लिए होता है, याद रखना है। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन है और UDP कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जहां डेडिकेटेड पाथ से ट्रांसमिशन होगा वहां पर TCP यूज होगा। ईमेल वगैरह के लिए जनरली UDP यूज होता है, जहां पैकेट फॉरवर्डिंग रूट डिफाइंड नहीं है, किसी भी रूट से डेटा जा सकता है, UDP कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन के लिए। इंटरनेट लेयर पर या नेटवर्क लेयर पर जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है वो है IP। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, यहां ध्यान रखना है कि IP जो प्रोटोकॉल है वो अलग चीज है और IP एड्रेसेस अलग चीज है, दोनों से कंफ्यूज नहीं करना है। IP प्रोटोकॉल में ही IP एड्रेस आता है, लेकिन IP प्रोटोकॉल और IP एड्रेस दोनों सेम चीज नहीं है। नेटवर्क एक्सेस लेयर पर सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग जैसे टेक्निक्स हो जाते हैं। चेकसम पैरिटी बिट जैसे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन वाले एल्गोरिदम्स काम करते हैं। इसके बाद जो भी डेटा ट्रांसमिट फिजिकल लेयर पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो भी टेक्निक्स यूज होता है वो सारे यहाँ पर काम करते हैं। तो ये है हमारा TCP IP मॉडल। ध्यान रखना है कि ये TCP IP मॉडल पूरा का पूरा OSI रेफरेंस मॉडल पर ही बेस है, क्योंकि वो रेफरेंस मॉडल है, उसी को ध्यान में रख करके ये प्रोटोकॉल स्वीट बनाया। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए हम लोग काम किस पर करते हैं। हम लोग वेब सर्च करेंगे तो HTTP प्रोटोकॉल होगा, फाइल ट्रांसफर करेंगे तो FTP प्रोटोकॉल होगा, मेल पर काम करेंगे तो SMTP या IMAP होगा। ये सारा काम कहाँ हो रहा है? ये सारा काम एप्लीकेशन लेयर पर हो रहा है। एप्लीकेशन लेयर से जब एप्लीकेशन बनेगा तो वो डेटा किसको देगा? ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP और UDP प्रोटोकॉल कर रहा है। TCP और UDP दोनों पैकेटिंग करेगा, डेटा को एक लार्ज डेटा को छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में बांटेगा, टू एंड फ्रॉम, उसमें हेडर भी लगाएगा। लेकिन ये अगर कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन में डेटा पैकेट्स का ट्रांसमिशन होगा तो वहां पर TCP प्रोटोकॉल यूज किया जाएगा डेटा पैकेटिंग के लिए, और अगर कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन के लिए डेटा पैकेटिंग होगा तो UDP प्रोटोकॉल यूज किया जाएगा। यहां से डेटा पैकेट्स को नेटवर्क लेयर को दिया जाएगा। नेटवर्क लेयर यहां पर IP प्रोटोकॉल को यूज करते हुए जो IP एड्रेसेस के थ्रू इस पर टू एंड फ्रॉम एड्रेस लगा करके नेटवर्क लेयर को, नेटवर्क एक्सेस लेयर को डेटा देगा और डेटा का ट्रांसमिशन होगा। यह है हमारा TCP IP मॉडल।
अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं आईपी एड्रेसेस पर। ये अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईपी एड्रेस। देखिए, आईपी एड्रेसेस का इस्तेमाल क्यों होता है? आईपी एड्रेसेस का इस्तेमाल नेटवर्क में कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। हम किसी को भी यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर हमको आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना, अगर किसी एक व्यक्ति का नाम है श्याम कुमार, अगर हमको श्याम के पास पहुंचना, एक पर्टिकुलर आदमी है श्याम, हमको उसके पास पहुंचना है, हम उसको कैसे पहुंचेंगे? हम उसके नाम से नहीं पहुंच सकते, क्योंकि श्याम नाम का तो कई आदमी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा श्याम कुमार अगर बहुत सारा आदमी है तो श्याम कुमार, उसके साथ उसके फादर का नाम लगा देते हैं। फादर का नाम जब लगाएंगे तो हो सकता है, मान लीजिए उसके फादर का नाम है रमेश कुमार, तो श्याम कुमार सन ऑफ रमेश कुमार। अब हो सकता है कि बहुत सारे श्याम कुमार घट जाएं, लेकिन फिर भी बहुत सारे श्याम कुमार रह जाएं जो कि जिनके फादर का नाम रमेश कुमार है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्ट्रिक्ट का नाम लगाएंगे। डिस्ट्रिक्ट के नाम लगाने से हो सकता है और घट जाए, मोहल्ले का नाम लगाएंगे, गली का नाम लगाएंगे, और लास्ट में हाउस नंबर लगाएंगे। जब हाउस नंबर लगा देते हैं, अब उस जगह पर जो श्याम कुमार सन ऑफ रमेश कुमार मिलेगा वो एक यूनिक आदमी होगा। तो हम किसी को भी कैसे पहचानते हैं? उसके एड्रेस से पहचानते हैं। एड्रेस हर एक आदमी का यूनिक होता है, इसीलिए कंप्यूटर में भी हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है। देखिए, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एक एड्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं मैक एड्रेस। तो कंप्यूटर का जो एड्रेस होता है, का एड्रेस जो होता है वो दो तरह का एड्रेस होता है। एक को बोलते हैं हम लोग फिजिकल एड्रेस, और दूसरे को बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, फिजिकल एड्रेस ही हमारा मैक एड्रेस है। फिजिकल एड्रेस ही हमारा मैक एड्रेस है। याद रखिएगा, फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस याद करके गए, क्वेश्चन में अगर मैक के जगह पर फिजिकल एड्रेस लिखा हुआ आ गया तो कंफ्यूज कर गया। नहीं, कंफ्यूज नहीं करना, फिजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों सेम चीज है। लॉजिकल एड्रेस को ही हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो मैक एड्रेस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं आईपी एड्रेस क्या है। देखिए, आईपी एड्रेस डेसिमल नंबर्स का कलेक्शन है, जो कि टोटल 4 की संख्या में होती है, 4 के ग्रुप में होते हैं, जिनको और चारों नंबर को डॉट से सेपरेट किया जाता है। आईपी एड्रेसेस क्या है, अगर इंग्लिश में उसको डिफाइन करें तो आईपी एड्रेसेस आर सेट ऑफ डेसिमल नंबर्स विच आर 4 इन नंबर्स सेपरेटेड बाय डेलीमीटर डॉट। मतलब डेसिमल नंबर का कलेक्शन जो कि 4 की संख्या में है, और हर एक ये चारों नंबर आपस में कैसे अलग किए गए हैं? डॉट के द्वारा। तो इसको हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं। आईपी एड्रेस हमेशा यूनिक होता है। फॉर एग्जांपल, एक आईपी एड्रेस हम लोग लेते हैं, यहाँ पर एक आईपी एड्रेस लिया गया है 192.168.1.1। ये एक आईपी एड्रेस है। तो यहाँ देखिए, एक डेसिमल नंबर, दो डेसिमल नंबर, तीसरा डेसिमल नंबर, चौथा डेसिमल नंबर, चारों डेसिमल नंबर अलग किए गए हैं किससे? डॉट से। आईपी एड्रेसेस आर 32 बिट लॉन्ग। याद रखिएगा, 32 बिट का होता है। ट्रेडिशनली बोले, आज के डेट में, देखिए ध्यान रखिएगा, आईपी एड्रेस पुराना वर्जन IPv4 था, आज के डेट में IPv6 यूज हो रहा है। IPv का मतलब हो गया IPv इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। दोनों में एड्रेसिंग के स्कीम में अंतर है। ये जो एड्रेसिंग स्कीम आईपी एड्रेसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, ये है IPv वर्जन 4 का।
ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये जो है ये IPv वर्जन 4 है। तो IPv वर्जन 4 32 बिट का IP एड्रेस है, जो कि 4 ग्रुप में बांटा गया है। तो 4 ग्रुप में बांटा गया तो हर एक ग्रुप कितना का होगा? 8 बिट का होगा। 8 चौके 32, 8 बिट का ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो जो इस IP एड्रेस का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, IP एड्रेस होगा, वो होगा 0.0.0.0, सबसे छोटा IP एड्रेस। और सबसे बड़ा IP एड्रेस कौन सा होगा? 255.255.255.255। अब हम लोग के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि सबसे छोटा IP एड्रेस ये वाला होगा ही क्यों होगा, और सबसे बड़ा IP एड्रेस ये वाला ही क्यों होगा? तो अब इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि चूंकि IP एड्रेस 32 बिट का है, तो 8-8 बिट का 4 ग्रुप बना, मतलब हर एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितना बिट है? 8 बिट है। तो चलिए देखते हैं, अगर एक ऑक्टेट, जिसको हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं, जो 4 ग्रुप बन रहा है उसको हम लोग 4 ऑक्टेट बोलेंगे। हर एक ग्रुप जो 8-8 बिट का बन रहा है उसको एक ऑक्टेट बोलेंगे। तो एक ऑक्टेट में 8 बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर या तो ये, अच्छा ये चूंकि ये बिट है तो इसका वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर ये 8 बिट 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो 7 बिट सबसे 0 हो जाए तो सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा, या फिर 8 बिट 1 हो जाए तो सबसे बड़ा वैल्यू हो जाएगा। अगर सारा बिट ऑफ कर दें तो 0 0 0 0 0 8 0 हो गया। ये बाइनरी इक्विवेलेंट किसका है? 0 का। ये बाइनरी इक्विवेलेंट किसका है? 0 का। अगर 8 बिट 1 हो जाए तो ये बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 2 टू द पावर 8। 2 टू द पावर 8 का मतलब क्या हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 64, 128, 256 और 500। नहीं, गलत हो गया ना? हाँ 250, हाँ ठीक, तो 256, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 128 256। 2 टू द पावर 8 कितना हो गया? 256। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो वैल्यू कहां तक जाएगा? 256 माइनस 1, 255। ठीक है, इसको हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके देखिएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा? 255। तो इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट IP एड्रेस क्या होगा? 0। हर एक ऑक्टेट का वैल्यू 0 हो जाएगा। और लास्ट सबसे बड़ा IP एड्रेस कौन सा होगा? हर एक ऑक्टेट का वैल्यू 255 255 255 255। IP एड्रेसेस को डिफरेंट क्लासेस में बांटते हैं। इसमें क्लास A IP एड्रेस, क्लास B IP एड्रेस, क्लास C IP एड्रेस, क्लास D IP एड्रेस एंड क्लास E IP एड्रेस होता है। क्लास A, क्लास B एंड क्लास C मेन IP एड्रेसेस क्लास है। क्लास D और क्लास E को हम लोग ऑक्सिलरी क्लासेस बोलते हैं। उसका हम लोग को ज्यादा काम यहाँ पर नहीं है। तो क्लास A IP एड्रेस का देखिए, कोई भी IP एड्रेस 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। IP एड्रेस का 2 पार्ट होता है। एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग होस्ट पार्ट, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं हम लोग नेटवर्क पार्ट। ठीक है, नेटवर्क पार्ट मतलब कौन सा नेटवर्क है, और होस्ट पार्ट मतलब कौन सा मशीन है। मतलब मशीन पार्ट के लिए कुछ ऑक्टेट्स डिफाइंड है, और नेटवर्क पार्ट के लिए भी कुछ मशीन डिफाइंड है। चलिए हम लोग एक 32 बिट का लेंथ बना लेते हैं। मान लेते हैं यहां से यहां तक 32 बिट है। ये टोटल 32 बिट है। तो ये 8 बिट का एक ऑक्टेट हो गया, ये भी 8 बिट हो गया, ये भी 8 बिट हो गया, ये भी 8 बिट हो गया। IP एड्रेसेस जो है वो जो क्लास A का IP एड्रेस है, उसमें फर्स्ट कैसे हम लोग इसको बनाते हैं? तो मान लेते हैं कि 32 बिट का, समझने के लिए
ये 32 बिट का आईपी एड्रेस है, पूरा रेंज 32 बिट है। ये 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट ऑक्टेट है। तो क्लास ए में जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो नेट पार्ट है, नेटवर्क पार्ट है। फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क पार्ट है, और जो रेस्ट 3 ऑक्टेट है वो होस्ट पार्ट है। मतलब नेटवर्क पार्ट के लिए 8 बिट है और होस्ट पार्ट के लिए 24 बिट है। इसका मतलब है कि इसमें जो जब भी कोई आईपी एड्रेस बनेगा तो वो उसका जो पहला ऑक्टेट होगा वही नेटवर्क का होगा और बाकी सारा मशीन को दिखलाएगा। जो क्लास ए आईपी एड्रेस है उसका रेंज 1 से लेकर के 126 के बीच का होता है। मतलब अगर जो पहला ऑक्टेट है वो 1 से लेके 126 के बीच का है तो वो क्लास ए का आईपी एड्रेस होगा। क्लास बी के आईपी एड्रेस में 2 ऑक्टेट नेटवर्क पार्ट के लिए होते हैं और 2 ऑक्टेट होस्ट पार्ट के लिए होते हैं। मतलब यहां पर 16 बिट नेटवर्क पार्ट के लिए और 16 बिट होस्ट पार्ट के लिए। क्लास सी आईपी एड्रेस में, अच्छा, क्लास बी आईपी एड्रेस का जो रेंज है वो 128 से 191 तक का है। क्लास सी में फर्स्ट 3 ऑक्टेट नेटवर्क पार्ट के लिए होते हैं और लास्ट ऑक्टेट होस्ट पार्ट के लिए होता है। ठीक है, ये क्लास सी का है। और क्लास सी आईपी एड्रेस का डेटा रेंज 192 से लेकर के 223 के बीच में है। ये अलग अलग 1 ऑक्टेट ने होस्ट पार्ट, 2 ऑक्टेट होस्ट पार्ट और 3 ऑक्टेट होस्ट पार्ट से क्या अंतर पड़ता है? होस्ट पार्ट में नंबर ऑफ बिट्स ये डिफाइन करता है, या ऑक्टेट जो भी ऑक्टेट है ये डिफाइन करता है कि उस क्लास के नेटवर्क में कितने कंप्यूटर एक नेटवर्क में जोड़े जा सकते हैं। जैसे क्लास सी नेटवर्क में 3 ऑक्टेट, फर्स्ट 3 ऑक्टेट नेटवर्क पार्ट के लिए है और आखिरी ऑक्टेट होस्ट पार्ट के लिए है। तो जो आखिरी ऑक्टेट है वो 8 बिट का है, तो होस्ट पार्ट 8 बिट ऑक्टेट से ही बनेगा। मतलब 2 to the power 8 256। ठीक है, और टोटल कितने कंप्यूटर लगाए जा सकते हैं? 256 कंप्यूटर लगाए जा सकते हैं यहां पर। अगर क्लास बी का आईपी एड्रेस यूज करेंगे तो 2 ऑक्टेट जो है वो होस्ट के लिए है, तो वहां पर कितना होगा? 256 गुने 256 6536। यहाँ पर 3 ऑक्टेट है तो 256 गुने 256 गुने 256, इतने कंप्यूटर लगा सकते हैं। तो हम लोगों को यह ध्यान रखते हैं, हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि हमको किस क्लास का आईपी लेना है। अगर छोटा नेटवर्क बना रहे हैं तो क्लास सी का आईपी लेंगे, बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपना क्लास ए और बी ले सकते हैं। देखिए, आईपी एड्रेस जो है वो 2 तरह का होता है। आईपी एड्रेस जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक आईपी एड्रेस कहलाता है पब्लिक आईपी एड्रेस और दूसरा कहलाता है प्राइवेट आईपी एड्रेस। कई जगह पर हम लोग इसको पब्लिक आईपी एड्रेस को भी ग्लोबल आईपी एड्रेस या कुछ और भी हम लोग बोल देते हैं, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये क्या है? पब्लिक आईपी एड्रेस, ये क्या है? प्राइवेट आईपी एड्रेस। क्या अंतर है पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस में? पब्लिक आईपी एड्रेस से वो एड्रेस होते हैं जो इंटरनेट में रिकॉग्नाइज होता है। ये वाला आईपी एड्रेस इंटरनेट में रिकॉग्नाइज होता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस इंटरनेट में रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस यूज करने के लिए हम लोगों को पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज करना पड़ता है आईएसपी से। आईएसपी का मतलब क्या हो गया?
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और प्राइवेट आईपी एड्रेस हम लोग यूज करते जाते हैं। आपको किसी से परचेज करने की जरूरत नहीं, आप कोई भी प्राइवेट आईपी एड्रेस अपने कंप्यूटर में लगाइए। लेकिन जो प्राइवेट आईपी के थ्रू आप इंटरनेट में रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, उसके लिए आपको पब्लिक आईपी एड्रेस ही लेना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा आईपी एड्रेस। कुछ और इसमें है छूटा हुआ, देख लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि आईपी एड्रेस में कोई ऐसा पॉइंट जो छूट तो नहीं गया। हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, आईपी एड्रेसेस कर लिए। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और है, और वो है सबनेट मास्किंग। सबनेट मास्किंग क्या है? सबनेट मास्किंग एक नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एक आईपी एड्रेस क्लास सी का लेते हैं 192.168.0.0। ठीक है, ये एक आईपी एड्रेस है। अगर इसको हम मास्क करते हैं 255.255.255.0, तो देखिए ये वाला ऑक्टेट को फुल मास्क कर दिए 255 से, ये वाले ऑक्टेट को भी फुल मास्क कर दिए 255 से, ये वाले ऑक्टेट को भी फुल मास्क कर दिए 255 से। क्यों? क्योंकि इसका लार्जेस्ट वैल्यू है, और इसको हम लोग जीरो छोड़ दिए। मतलब क्या है कि इस मशीन का, इस नेटवर्क का पूरा जीरो से लेकर के 255 तक का 256 जो आईपी मिलेगा, मतलब 192.168.0.0 से लेकर के 192.168.0.255 तक का जो पूरा आईपी एड्रेस मिलेगा, वो पूरा आईपी एड्रेस हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर जीरो की जगह पर कुछ और वैल्यू रहे, जिसके थ्रू हम लोग इस नेटवर्क को ब्रेक कर दे, कर सकते हैं उसको हम लोग। यहाँ पर एक्चुअली मैं उसको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि उतना डेप्थ, अगर हम लोग मास्किंग करना सीखने लगे तो वो पार्ट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाइएगा, तो उसको हम लोग नहीं करते हैं। इसको हम लोग केवल ये ध्यान रखना है कि सबनेट मास्किंग नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में, सबनेट्स में डिवाइड करने का काम आता है। यहाँ पर हम लोग को 3 टर्म और याद समझना है। पहला है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस, और लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस किसी भी नेटवर्क का, सबसे पहले समझ लेते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस किसको बोलते हैं। किसी, अगर मान लीजिए कि एक आईपी एड्रेस है जिसका कि नंबर है 192.168.1.251, ये एक आईपी एड्रेस है, और इसका सबनेट मास्किंग किया हुआ है 255.255.255.0 से। तो इस आईपी एड्रेस का सबसे पहला आईपी एड्रेस होगा 192.168.1.0, और लास्ट आईपी एड्रेस होगा, ये फर्स्ट आईपी एड्रेस हुआ, और लास्ट आईपी क्या होगा 192.168.1.255। ठीक है, तो किसी भी आईपी एड्रेस के रेंज का जो पहला आईपी होता है वो होता है नेटवर्क एड्रेस, वो पूरे नेटवर्क को बतलाता है। और किसी भी आईपी एड्रेस का जो लास्ट आईपी होता है वो होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है, ये दोनों चीज ध्यान रखना। किसी भी आईपी रेंज का फर्स्ट आईपी नेटवर्क एड्रेस और लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। अब आप देखेंगे
कि हर एक मशीन में एक लूप बैक एड्रेस होता है 127.0.0.1। इसको हम लोग लूप बैक एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये एड्रेस मशीन को अपने आप से पिंग करने में मदद के लिए यूज किया था। अगर मशीन में कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं है, अगर मशीन में कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं है, मशीन स्टैंड अलोन मशीन है, तो वो मशीन का को अगर सेल्फ पिंग करना हो, अपने आप को पिंग करना हो, तो उसके लिए जो आईपी यूज करते हैं, वो जो आईपी होता है वो 127.0.0.1 होता है। और ये हर एक मशीन में बाय डिफॉल्ट होता है। किसी भी मशीन में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आईपी एड्रेस उस मशीन में होगा ही होगा ये। और इसको हम लोग बोलते हैं लूप बैक आईपी। तो ये था हमारा आईपी एड्रेस। हाँ, अब आते हैं क्लाइंट और सर्वर क्या है। देखिए, क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट सर्वर सीधा समझते हैं। सर्वर वो होता है जो कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे डॉक्टर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है तो डॉक्टर क्या हो गया? सर्वर। लॉयर क्या है? वकील क्या है? लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है तो लीगल सर्विस प्रोवाइडर हो गया। अगर कोई पेशेंट है जिसका तबीयत खराब है, वो डॉक्टर के पास उसका सर्विस लेने जाएगा तो वो पेशेंट क्या हो गया? क्लाइंट है। अगर किसी को लीगल एडवाइस, कानूनी विमर्श की जरूरत है, तो वो उसको करने के लिए किसके पास जाएगा? वकील के पास जाएगा, तो वो व्यक्ति क्या हो गया? क्लाइंट। जो कोई सर्विस प्रोवाइड करे वो सर्वर है, और जो किसी सर्विस का इस्तेमाल करे वो क्लाइंट है। उसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क में भी कुछ मशीन ऐसे होते हैं जो कुछ सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। जैसे वेब सर्वर है, वो वेब सर्विस प्रोवाइड करेगा। मेल सर्वर है, मेल सर्विस प्रोवाइड करेगा। फाइल सर्वर है, फाइल सर्विस प्रोवाइड करेगा। प्रिंट सर्वर है, प्रिंट सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब कोई वेब सर्वर वेब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो मशीन वेब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे वेब सर्वर। जो मशीन मेल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ईमेल का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे ईमेल सर्वर। जो फाइल ट्रांसफर का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एफटीपी सर्वर। कोई रिमोट लॉगिन का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे टेलनेट सर्वर। जो फाइल डायरेक्टरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे फाइल सर्वर। इसी तरह से कुछ मशीन ऐसे होते हैं जो इन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग गूगल का वेब सर्विस www.google.com सर्च किए तो गूगल का पेज हम लोग को मिल गया, तो हम लोग क्या हो गए? क्लाइंट। गूगल का वेब सर्विस को हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या हो गए? उसका क्लाइंट हो गए। अगर हम ईमेल सेंड कर रहे, ईमेल सर्विस को यूज कर रहा है कोई मशीन, तो क्या हो गया? ईमेल क्लाइंट, मेल क्लाइंट। अगर प्रिंटर से प्रिंट निकालना है, कोई मशीन प्रिंटर को प्रिंट कमांड दिया तो वो प्रिंटर सर्विस को यूज कर रहा है, तो क्या हो गया? प्रिंट, वो मशीन क्लाइंट। मतलब अगर कोई मशीन कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या हो गया? सर्वर मशीन। और जो मशीन सर्विस को यूज करता है वो मशीन है हमारा क्लाइंट मशीन। हाँ, ट्रांसमिशन मोड। केवल हाफ डुप्लेक्स है। हाँ, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ इज टोटल थ्रूपुट, या फिर हम लोग किसी भी नेटवर्क में जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा ट्रेवल करता है उसको हम लोग उस नेटवर्क का बैंडविड्थ बोलते हैं। मैक्सिमम रेट एट विच डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड। किसी भी नेटवर्क में जो मैक्सिमम डेटा जो ट्रांसमिट होता है वो क्या है? उसका बैंडविड्थ। बैंडविड्थ को हम लोग बिट पर सेकेंड, देखिए स्मॉल, कभी भी कंप्यूटर में ध्यान रखेंगे हम लोग, नेटवर्क कैपिटल बी और स्मॉल बी में अंतर। अगर कहीं भी कैपिटल बी लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा बाइट, और स्मॉल बी है तो वो हो जाएगा बिट। तो ये क्या है? बिट पर सेकेंड में करते हैं। यहाँ देखिए
MBPS, M कैपिटल है, B स्मॉल है, मतलब मेगा बिट पर सेकेंड, कैपिटल G स्मॉल बिट B गीगा बिट पर सेकेंड। ठीक है, इससे हम लोग बैंडविड्थ नापते हैं। अच्छा, केवल यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स है। एक्चुअली ट्रांसमिशन मोड जो है, 3 तरह का ट्रांसमिशन मोड होता है, यहाँ पर केवल हाफ डुप्लेक्स है। ट्रांसमिशन मोड बताता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। तो पहला है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, और तीसरा है डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। इसी को हम लोग फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड भी बोलते हैं। अगर एक सेंडर और एक DT ये है, दूसरा DTE ये है, DTE का मतलब क्या हो गया? डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट। ठीक है, सिंप्लेक्स मोड में यूनिडायरेक्शनल डेटा का ट्रांसमिशन होगा। अगर ये सेंडर है और ये रिसीवर है तो इस कैरियर पर केवल इस डायरेक्शन में ही डेटा का ट्रांसमिशन होगा, ये कभी भी इसको डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। अगर इसको डेटा ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए एक दूसरा कैरियर लगाना पड़ेगा जो कि इस डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट करे। यह है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। समझ में आया? सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, अगर एक DTE ये है और दूसरा DTE ये है, तो हाफ डुप्लेक्स का मतलब है यूनिडायरेक्शनल एट अ टाइम। यूनिडायरेक्शनल एट अ टाइम मतलब ये है कि अगर ये सेंडर है और ये रिसीवर है, डेटा इस तरफ ये भेज रहा है इसको, तो जब डेटा DTE1 से DTE2 की तरफ जा रहा है तो सिर्फ डेटा DTE1 से DTE2 की तरफ ही जाएगा, कभी भी DTE2 से DTE1 की तरफ नहीं जाएगा। एक बार जब ये ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा तब फिर इसी लाइन पर हम लोग DTE2 से DTE1 की तरफ डेटा भेज सकते हैं। मतलब यूनिडायरेक्शनल एट अ टाइम। जब DTE1 से DTE2 की तरफ जा रहा है तो केवल DTE1 से DTE2 की तरफ जाएगा, जब DTE2 से DTE1 की तरफ जा रहा है तो केवल DTE2 से DTE1 की तरफ जाएगा। मतलब इस कैरियर का इस्तेमाल एक बार में एक ही तरफ डेटा भेजने के लिए हम लोग कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल एट अ टाइम। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है? बाई डायरेक्शनल डेटा, दोनों तरफ, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों तरफ अगर डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है तो हम लोग उसको फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, एक टर्म और है एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स। देखिए, एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल है जो टाइम के रिस्पेक्ट में स्मूथली चेंज करे, जैसे साइन वेव। ठीक है, इस तरह का सिग्नल जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में स्मूथली चेंज करे उसको हम लोग एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। और डिजिटल सिग्नल क्या होता है? जो डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज को लेता है, 1 0 1 1 0। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यू ले रहा है और यहां पर कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है जो स्मूथली चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है एनालॉग सिग्नल, ये है डिजिटल सिग्नल।
फुल डुप्लेक्स हम लोग कर लिए, एनालॉग भी कर लिए हैं, सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी कर लिए। तो डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को भी हम लोग समझ लिए हैं कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है और एनालॉग सिग्नल क्या होता है। तो ये था हम लोगों का आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का टॉपिक, कंप्यूटर नेटवर्क। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हम लोगों को जरूर बतलाइए, और आपका अपना बहुमूल्य फीडबैक दीजिए, जिससे हम लोग अपने कंटेंट को और भी बेहतर बना सकें। आप सबों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।